आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं आपसे बात करने वाला हूं अभी हाल ही में हुए सीज फायर और सीज फायर को लेकर देश में चल रहे नैरेटिव्स। अभी पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जो वन साइडेड वॉर चल रहा था, उस पर सीज फायर को लेकर दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनी। लेकिन जब से ये सीज फायर हुआ है, तब से हमारे देश के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्हें इस सीज फायर को लेकर बड़ी शिकायतें हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो सीज फायर हुआ है, ये भारत का अपना डिसीजन ना होकर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के प्रेशर में आके लिया गया डिसीजन। जो लोग डॉक्टर एस जयशंकर और भारत सरकार की विदेश नीतियों के कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, उन्हें अब ऐसा लगने लगा है कि भारत सीज फायर जैसा बड़ा डिसीजन किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के प्रभाव में आकर लेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, हो सकता है आपको याद हो, लेकिन फिर भी मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भारत वो देश है जिसने क्रूड ऑयल की डील पर अमेरिका और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के ज़बरदस्त प्रेशर और धमकियों के बावजूद क्रूड ऑयल की डील जो थी वो रशिया के साथ की। इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी है आपके लिए कि भारत किसी के प्रेशर में आकर इतने बड़े डिसीजंस लेने वाला देश नहीं है। ये नया भारत है। नया भारत अपने डिसीजंस अपनी सामरिक और आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखकर लेता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि भारत को सीज फायर इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि भारत के पास एक मौका था इस बार भारत को पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाना चाहिए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि सबक की क्या परिभाषा आखिर उन्होंने बना रखी है। हमने सिर्फ 3 से 4 दिन की कार्रवाई की और उस 3 से 4 दिन के एक्शन में पाकिस्तान पूरी दुनिया में मदद मांग रहा है। यूएन में छोटे बच्चों की तरीके से रोते हुए भारत की शिकायतें कर रहा है, जो इसके पहले हम किया करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे देश के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अगर बात ईगो सेटिस्फेक्शन की है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश की सेना उस देश की आम जनता के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए युद्ध नहीं करती। सेना युद्ध करती है अपने कुछ टारगेट्स अचीव करने के लिए। कुछ टारगेट्स होते हैं जो सेना को अचीव करने होते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के माध्यम से दुश्मन देश को उसकी औकात दिखानी होती है। बस युद्ध का यही एक मोटिव होता है। सेना युद्ध करती है देश को मजबूत बनाने के लिए, ना कि देश को कमजोर करने के लिए। सेना युद्ध करती है दुश्मन के हौसलों को हराने के लिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय सेना और भारतीय सरकार दोनों अपना काम सटीक तरीके से कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, अगर उसकी बात करें तो हमारी एयर फोर्सेस पाकिस्तान की सीमा के 200 किलोमीटर अंदर तक जाकर जिस हिस्से को चाहती हैं उस हिस्से को टारगेट करती हैं, उसे हिट करते हैं और सेफली अपनी सीमा में वापस आ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से होने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अटैक को हम सफल नहीं होने देते। उनका एक भी ड्रोन हम अपने यहाँ गिरने नहीं देते। उनकी एक भी मिसाइल हम अपने यहाँ फायर नहीं होने देते। अगर आर्मी और नेवी की बात करें तो हमारी आर्मी और हमारी नेवी ने अभी श्री गणेश तक नहीं किया और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। हमने उन्हें ये दिखा दिया है कि हम जब चाहें जहां चाहें हमला करेंगे, आप हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाए। सिंधु जल समझौते की अगर बात करें, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसकी अगर बात करें, तो उसे सस्पेंड करके पाकिस्तान को हमने ये बता दिया कि हम अगर चाहें तो हम तुम्हें प्यासा भी मार सकते हैं और अगर चाहें तो तुम्हें सैलाब में डुबो भी सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 दिनों में ही हमारी सेना और सरकार इतना कुछ कर चुकी है। उसके बावजूद हमारे देश की जनता में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या पैरामीटर्स आपने सेट किए हैं किसी भी दुश्मन देश को सबक सिखाने के। इस बात को आपको समझना होगा कि जब दुश्मन कैंसर की लास्ट स्टेज में हो तो उसे मारना उस पर दया करने के बराबर होता है, और ऐसा करने से उसके लिए सहानुभूति और ज्यादा आप पैदा कर देंगे पूरी दुनिया। ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्हें सरकार से बड़ी शिकायतें हैं, बड़े सवाल हैं, उनसे मैं फिर इतना जरूर पूछना चाहूँगा कि 2014 से पहले कितनी सरकारों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, और जब सबक नहीं सिखाया गया तो आपने उन सरकारों से कितने सवाल पूछे। और अगर किसी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो उसके बाद जनता ने उस सरकार के साथ। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाऊं
कि 26/11 का एक हमला हुआ था हमारे देश में। 26/11 का वो हमला जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला हुआ, उसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। और उसके बाद हमारी सरकारों ने क्या किया? हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार यूएन में छोटे बच्चों की तरीके से रोती हुई गई और पाकिस्तान की शिकायतें कर रही थी और पाकिस्तान हमारे ऊपर हंस रहा था। हम पाकिस्तान के साथ पत्र व्यवहार कर रहे थे, हम पाकिस्तान के डेलीगेशंस बुला रहे थे यहाँ और उन्हें इस बात पर कन्विंस करने की कोशिशें कर रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज मान जाइए, ये टेरर अटैक है जो आपके वहां से हुआ है, आइए जांच कर लीजिए। हम कसाब को बिरयानी खिला रहे थे और पाकिस्तान हमारे देश, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के इस डेमोक्रेसी का मखौल उड़ा रहा था। क्या क्या याद दिलाऊं आपको? ऐसी न जाने कितनी बातें हैं जो आप पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। कुछ ऐसे भी वीर व्यक्तित्व हैं जो आज के समय में एक हमारी वीरांगना प्रधानमंत्री हुई, उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। कहते हैं एक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, प्रधान पीएम होना चाहिए तो उनके जैसा, जिन्होंने 1971 वॉर में पाकिस्तान का विभाजन करके 2 देश बना दिए, पाकिस्तान से बांग्लादेश। तो मैं ऐसे महात्माओं से पूछना चाहूंगा कि बांग्लादेश बनने के बाद हमारे देश को क्या मिला? क्यों हमने बांग्लादेश बनाया और बांग्लादेश बनाने के बाद भारत को क्या मिला? मैं बताता हूं आपको भारत को क्या मिला। भारत को मिले लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में ऐसे शरणार्थी जो भारत में रहते हैं, भारत के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, भारत की जमीन पर रहते हैं और भारत को तोड़ने की साजिशें करते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की लगातार कोशिशें करते हैं। वो बांग्लादेश जिसे हमने बनाया, जिसे हमने पैदा किया, वो बांग्लादेश चाइना को बे ऑफ बंगाल में इनवाइट करता है हमसे दुश्मनी अदा कर। जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से बचाकर हमने बनाया, क्या उस बांग्लादेश में हम अपने यहाँ की मेजॉरिटी और बांग्लादेश की माइनॉरिटी यानी कि हिंदुओं को बचा पाए? नहीं बचा पाए। तो क्यों बनाया हमने बांग्लादेश और क्या मिला हमें बांग्लादेश बनाकर? क्या हासिल हुआ हमें बांग्लादेश बनाकर? जिस बांग्लादेश की नस्ल बदलने चला था पाकिस्तान, आज बांग्लादेश उसी पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठा है युद्ध, जिहाद और धर्म के नाम। ये मिला हमें बांग्लादेश बनाकर। जो लोग इस युद्ध को पीओके वापस लेने के एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देख रहे हैं, उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1971 का वॉर जो था, जिस वॉर के बाद इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी कहा जाने, आयरन लेडी बहुत से लोग कहने लगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया था हमारी भारतीय सेना ने। जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिक आपके सरेंडर में थे, क्या इससे बड़ा कोई अवसर था भारतीय इतिहास में पीओके वापस लेने का? क्यों वापस नहीं लिया? क्या किया हमने? हमारी उस आयरन लेडी ने एक ऐसे संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जिस संधि पत्र पर, जिस ट्रीटी पर कोई हारा हुआ देश भी साइन ना करे। पीओके लेना तो बड़ी दूर की बात है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो आज के समय में एक हमारे बहुत जबरदस्त पीएम हुए अटल जी, उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि पीएम हो तो अटल जी के जैसा हो, जिसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को सबक सिखाया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब अटल जी की सरकार में भारतीय सेना ने कारगिल विजय की, उस कारगिल की लड़ाई को जीतने के बाद भारत की इसी जनता ने अटल जी की सरकार के साथ क्या सुलूक किया? ये वही कमीनी मानसिकता के लोग हैं जो ये आज कह रहे हैं कि कारगिल विजय की तरीके जिस तरह कारगिल विजय अटल जी ने दिलाई थी, वही आज होना चाहिए। वही कमीनी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने कारगिल विजय के बावजूद युद्ध से आने वाली स्वाभाविक महंगाई के, थोड़ी सी महंगाई के कारण अटल जी की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। जो पाकिस्तान के साथ आज आर पार की लड़ाई चाहते हैं किसी भी कीमत पर, अगर उनके डायलॉग्स की बात करें तो वो बात करते हैं ये कि पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, कीमत कुछ भी हो, हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन असल बात यह है कि जब कीमत चुकाने की बात आएगी, तब यही वो लोग होंगे जिन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतें होंगी। तब यही वो लोग होंगे जिनके स्टेटमेंट्स ये होंगे कि हम क्यों दिक्कत उठाएं, हम तो टैक्स भरते हैं, सरकार ध्यान दे, हम तो टैक्स भरते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम तो आम नागरिक।
ये वही लोग हैं जो आज युद्ध कैसे लड़ा जाए और युद्ध कब लड़ा जाए इसका ज्ञान अपने ड्राइंग रूम में बैठकर देने में नहीं था। ऐसे जितने भी लोग हैं, ऐसा सोचने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे मैं एक कहना चाहूँगा, उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि युद्ध सिर्फ सेना या सरकार नहीं लड़ती है। युद्ध देश के हर नागरिक को लड़ना पड़ता है। युद्ध देश के हर नागरिक को लड़ना चाहिए, क्योंकि बलिदान सिर्फ प्राण न्यौछावर करके नहीं होता। बलिदान होता है जब आप अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग करने में रत्ती भर भी आपको संकोच ना हो। ये भी बलिदान है, और ये ही सबसे बड़ा बलिदान है। और युद्ध काल में देश के हर नागरिक को ऐसे बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर किसी देश का हर नागरिक ऐसा बलिदान करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जो आपके पास जो कुछ भी है वो इस देश ने दिया, इस माटी ने आपको दिया, और इस मिट्टी और इस देश ने आपको जो कुछ भी दिया है, समय आने पर अपना सर्वस्व देश को लौटाने में अगर आपके मन में रत्ती भर भी झिझक नहीं है, तो यकीन मानिए दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं बना है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो ऐसे देश से आंखें नजरें मिला सके। युद्ध लड़ना तो बहुत दूर की बात है। बाकी आज जो स्थिति है उसमें ये बात समझना जरूरी है कि युद्ध से किसी देश का हित नहीं होता। अगर आज आपकी सरकार ने, आपकी सेना और सरकार ने मिलकर कोई डिसीजन लिया है, कोई निर्णय लिया है, तो वो इसीलिए लिया है क्योंकि युद्ध से किसी देश की तरक्की नहीं होती। अगर जरूरी है तो युद्ध किया जाएगा, लेकिन जरूरत पूरी हो जाने पर युद्ध विराम अगर उचित निर्णय है तो युद्ध विराम ही ठीक है। और जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, युद्ध लंबा चलना चाहिए, ये वही नीच लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत आर्थिक महाशक्ति बने, भारत युद्ध में उलझा रहे और इनकी दुकानें चलती रहें। ऐसी परिस्थिति ना बने और देश के भविष्य को ऐसे मूर्खों की मूर्खता की कीमत ना चुकानी पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि युद्ध जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा था, अगर वो उद्देश्य पूरा हो गया हो या अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाए, अगर ऐसा हमारी सेना और सरकार को लगता है कि युद्ध विराम अब हो जाना चाहिए, तो फिर युद्ध विराम हो जाना चाहिए और हमें अपने आर्थिक विकास की यात्रा पर फिर से चलना चाहिए। और पूरे देश को इस निर्णय का समर्थन करना चाहिए। और अगर युद्ध की ज़रूरत होगी, युद्ध की आवश्यकता होगी, तो हमारी सेना और सरकार सक्षम है युद्ध करने में भी और डिसीजन लेने में। आज पूरी दुनिया में, आज ट्रेड की दुनिया में जो माहौल है, अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर जो है, उसमें भारत के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद ही आने वाले समय में इतनी जल्दी भारत को कभी मिले। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी इस युद्ध को देखना जरूरी है। और आज पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में हम इस स्थिति में खड़े हैं कि पाकिस्तान कहीं नहीं दिख रहा है। हम बिल्कुल एक तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारी अर्थव्यवस्था को है। पिछले 10 सालों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था पर काम करके उसे इतना मजबूत किया, और उस मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण हमने अपने डिफेंस सेक्टर को इतना मजबूत किया, जिसकी झलक पिछले 3-4 दिनों में हमारी फोर्सेस ने अभी दिखाई। इसलिए ऐसे विषम समय में हमें थोड़ा विस्तृत सोचना होगा, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं और देश का हित तो बिल्कुल नहीं। और खास तौर पे युद्ध के बाद जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो कीमत चुकाने के लिए हमारी सोसाइटी मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं। इसलिए इतनी सारी बातें करने के बाद आखिर में मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अपनी सरकार, अपनी सेना पर भरोसा रखिए, विश्वास बनाए रखिए और उसका पूरी तरीके से साथ दीजिए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी सेना और सरकार ने किसी भी मामले में आपको इस तरीके से मायूस किया हो। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा ही हमारे देश और हमारी सेना की ताकत है। इसलिए आज जो सिचुएशन है, जो परिदृश्य है, उसमें ये ज़रूरी है कि हम एक बनकर खड़े रहें, हम अपनी सेना और अपनी सरकार की ताकत बनकर खड़े हों, ताकि विश्व में, पूरे विश्व में भारत की ओर आंख उठाने की किसी भी देश या किसी भी ताकत की हैसियत ना हो। जय हिंद।